नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुलेगा, वीडियो सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वो महिलाएं परेशान है जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्रों के साथ करार को रद्द कर दिया, इसलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ वीडियो को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा है, तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। मैया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके। नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सकेंगी। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। इनके आवेदन में कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार चाहती है कि सभी लाभुकों को इस योजना का लाभ मिले, इसीलिए पोर्टल को एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। इस बीच मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से मांगी है। किसी भी जिले ने अब तक निदेशालय की जांच रिपोर्ट नहीं दी है। समाज कल्याण निदेशालय ने जिलों से कहा था कि मैया सम्मान योजना के अपात्र लाभुकों को चिन्हित करे और उसकी रिपोर्ट भेजे। जिलों ने अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं दी है। उधर तैयारी है कि गड़बड़ी के सभी बिंदुओं की जांच और उस पर मंथन करने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाए। प्रज्ञा केंद्र से करार खत्म करने के बाद झारनेट पर झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना का अपना पोर्टल 11 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने लॉन्च किया है। हालांकि बीडीओ और सीओ को अब तक लॉगिन नहीं दिया गया है। झारखंड में खुदरा शराब दुकानदारों की बड़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने दिए ये आदेश। झारखंड की खुदरा शराब दुकानों में शराब के स्टॉक की ऑडिट शुरू हो गई है। 15 जनवरी से शुरू इस ऑडिट को 20 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित रिपोर्ट 21 जनवरी तक जेएसबीसीएल मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सभी सहायक आयुक्त उत्पाद, सभी अधीक्षक उत्पाद जेएसबीसीएल के महाप्रबंधक संचालन वित्त को किए गए पत्राचार में इसकी जानकारी साझा की है। उन्हें ऑडिट टीम को सहयोग करने के लिए कहा गया है। उक्त ऑडिट विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर की जा रही है। मंत्री ने यह निर्णय बिक्री की गई शराब व प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जमा की गई राशि में अंतर के बाद लिया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 के आलोक में झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खुदरा दुकानों में मौजूद एवं बिक्री की गई स्टॉक का प्रत्येक माह ऑडिट करना है। यह ऑडिट लंबे समय से बंद था। वहीं विभाग से जारी पत्र के अनुसार विभागीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठकों में यह बात सामने आई है कि जेएसबीसीएल के खुदरा उत्पाद दुकानों से शराब बिक्री की राशि का प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जमा नहीं किया गया है। 200 यूनिट फ्री बिजली जेब पर पड़ सकती है भारी, 344 करोड़ हर महीने हो रहे हैं खर्च। घरेलू बिजली रेट 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दर में 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जेबीवीएनएल ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार हर महीने राज्य के 40 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, पर हर माह करीब 344 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राज्य में सालाना करीब 45 करोड़ की बिजली चोरी हो रही है। इससे निपटने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नियामक आयोग को लेना है, जो जन सुनवाई के बाद होगा। आयोग अप्रैल में बिजली दर पर जन सुनवाई करने की तैयारी में है। इसके बाद जून में बिजली दरों पर फैसला हो सकता है। जेबीवीएनएल ने जो तर्क दिए हैं उससे बिजली दरों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। फिर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। ऐसे उपभोक्ताओं का एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी फ्री है। वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 2.5 प्रति यूनिट की दर सब्सिडी मिलती है। झारखंड में हर साल 22,000 से अधिक लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। हर साल जेबीवीएनएल को करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2023 में जेबीवीएनएल ने बिजली चोरी के 24,399 केस दर्ज करे थे। इससे 47 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। वहीं 2024 में जनवरी से दिसंबर तक बिजली चोरी करने वाले 21,902 लोगों पर केस दर्ज कराया। विभाग को 43 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जेबीवीएनएल के जीएम श्रवण कुमार ने कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी कंपनियां। दरअसल राज्य सरकार ने एक बार फिर सूबे में उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने एमओयू की सहमति दी है।
इसके तहत कोल्हान में भी उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने सहमति जताई है। एमओयू कराने वाली कंपनियों कोल्हान में 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना रही है। कोल्हान में 8,000 करोड़ निवेश होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 5,000 रुपए से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पूर्वी सिबू में वोल्टास रेल प्राइवेट लिमिटेड ने 205 एकड़ जमीन की मांग की है, जहां वह रेलवे के डिब्बे असेंबल करना चाहती है। इसके अलावा फैब्रिकेशन, कास्टिंग कंपोनेंट, स्टील और एल्यूमिनियम के भी प्लांट लगाने की योजना है। वोल्टास लगभग 3,967 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इससे लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इसी तरह रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड ने सरायकेला खरसावा में फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह कंपनी 139 करोड़ 58 लाख रुपए निवेश करेंगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कंपनी लगभग 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। झारखंड सरकार की इंसेंटिव पॉलिसी निवेशकों को खूब लुभा रही है। राज्य सरकार अब तक विभिन्न कंपनियों को 98 करोड़ 49 लाख का इंसेंटिव विभिन्न औद्योगिक पॉलिसी के तहत दे चुकी है। झारखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी। अगले 72 घंटे तक मिलेगी राहत। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिला। आसपास के क्षेत्रों में रांची की भौगोलिक स्थिति सबसे ऊंची है। इस कारण बंगाल की खाड़ी में गतिविधि हो या फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर रांची का मौसम बदलने लगता है। विशेषकर न्यूनतम तापमान पर इसका सीधा असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बुधवार को मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार अगले 5 दिनों तक राजधानी समेत पूरे राज्य के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान में बहुत कम अंतर ही देखने को मिलेगा, इसलिए बेफिक्र रहे और मौसम का आनंद ले। इसके बाद आंशिक बादल का असर बना रहेगा। 17 से 18 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध, इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 19 जनवरी तक राज्य में कोहरा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने कोहरा या धुंध के बढ़ते असर को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानी बरते जाने की सलाह दी है। बताया गया कि राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरा छाए रहने की स्थिति में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। बागमारा डीएसपी पर हुए हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भाई की निशानदेही पर मार्केट से पिस्टल, गोली व बम बरामद, 7 गए जेल। धनबाद के धर्माबाद में हिंसक झड़प पर बागमारा एसडीपीओ पर हुए हमले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कारू यादव को जमुई, बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। उसे देर रात धनबाद लाया गया है। वहीं कारू के भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिलू सहित 7 आरोपियों को पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी कारू के भाई बिलू को बोकारो से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खरखरी बड़ा तालाब के पास कारू यादव के ऋतु मार्केट में स्थित रमन विश्वकर्मा और शशि की दुकान में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोली और बम मिले। बरामदगी को लेकर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल 9 जनवरी को धर्माबाद स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बाउंड्री वॉल निर्माण की सूचना पर रैयतों ने मौके पर पहुंच विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी समर्थक और रैयतों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंचे बागमारा डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह पर कारू यादव के समर्थकों ने पत्थरों से जानलेवा हमला किया। घटना में डीएसपी के सिर और रीढ़ में गंभीर चोट आई है। असरफी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद गंभीर स्थिति देख डीएसपी को दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं मौके का फायदा उठा कारू अपने बेटे व समर्थकों के साथ भाग निकला था।